अब बच्चों देखो, थर्मोडायनेमिक के एप्लीकेशन में और एक दो नंबर का एप्लीकेशन, कल हमने वर्क देखा था कि वर्क क्या होता है, पॉजिटिव वर्क क्या होता है, निगेटिव वर्क क्या होता है। ओके, वो वीडियो भी अवेलेबल है। आज देखने वाले कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो इंटरनल एनर्जी, तो आपको तो पता है, एनर्जी तो पता है आपको सभी को, मगर अब सिस्टम की, किसी भी सिस्टम की हम अब इंटरनल एनर्जी देखने वाले। तो सपोज मेरे पास एक सिस्टम है जिस पर मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। सिस्टम क्या है? जिस पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। अब सिस्टम पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं और मेरे पास एक सिस्टम है जिसको हम हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? इसको हीट कर रहे हैं। सिस्टम में कोई लिक्विड है, सपोज वाटर ही लिया है हमने। क्या लिया है? वाटर लिया है, जिस पर हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। तो सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जीज एसोसिएशन में होगी उसको कहेंगे हम इंटरनल एनर्जी। द एनर्जी इन एसोसिएशन विथ अ सिस्टम। एसोसिएशन सहयोग, संघटना है ना, संघटितपणे, एकत्रितपणे त्या बीकरच्या मध्ये जेवढ्या एनर्जी असतील त्या सगळ्या एनर्जीला काय म्हणणार आहे मी? इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम. इट इज डिनोटेड बाय लेटर ई और यू. ओके, सो कौन कौन सी एनर्जी हो सकती है बीकर में, पहले बताओ, गेस करो कि कौन सी एनर्जी हो सकती है. चलो ठीक है, आपकी हीट एनर्जी, हाँ हो सकती है. और काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी? काइनेटिक एनर्जी कैसे होगी? क्या बीकर यहां से वहां भाग रहा है? नहीं. काइनेटिक एनर्जी किससे है? की किससे है? मोशन से नहीं बेटा, है ना. मोशन, साइकिल एक जगह से दूसरी जगह भाग रही है, पत्थर एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, तो मोशन होगा, आ गया मोशन, आ गया तो काइनेटिक एनर्जी आ गई. पोटेंशियल एनर्जी किससे बेटा? पोजीशन से. किससे? ग्रेविटेशनल पोजीशन. देखो, अब जमीन पर खड़ा हूं तो मेरे ये बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी है नहीं, मगर मैं अगर 1/1 के ऐसे किसी पिलर पर खड़ा हूं, ऐसे किसी पिलर पर जो 100 फीट ऊंचा है, तो मेरे बॉडी में क्या आ जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी. और यहां से गिरने के बाद क्या आएगी? काइनेटिक. ये देखो, सपोज मैं गिर गया, कूद गया मैं, काइनेटिक एनर्जी. फिर जमीन पर गिरने के बाद वर्क एनर्जी, खड्डा वगैरह कुछ तो होने वाला है ना वहां पे, तो वर्क एनर्जी. सो पोजीशन की वजह से, ग्रेविटेशनल पोजीशन की वजह से, कौन सी? ग्रेविटेशनल, जिसको हम mgh कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? mgh. तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी. तो सिस्टम में क्या काइनेटिक एनर्जी है? सिस्टम में क्या सिस्टम भाग रही है? क्या मोशन हो रहा है? अरे बेटा हो रहा है. मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पर भाग रहे हैं. ये मॉलिक्यूल देखो, वाटर के मॉलिक्यूल गर्म जैसे हो गए, गर्म होने के बाद वो ऊपर चला जाएगा. देखो, जो भी गर्म होता है वो ऊपर चला जाता है. लाइफ का सिद्धांत है. जो ठंडा होता है वही जमीन को चिपक के रहता है. तो आप डिसाइड करो कि आपको जमीन पर चिपक के रहना है या ऊपर चले जाना है. अगर अभी गैस का टेम्परेचर कम है, आज तो बारिश हो गई कल, तो रूम टेम्परेचर क्या है? आज कम है. तो रूम टेम्परेचर कम होने की वजह से आज आपको देखेंगे गैस के मॉलिक्यूल हिंडरिंग कर रहे हैं अभी ग्राउंड लेवल पर. अगर धूप जैसे बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, गैस के मॉलिक्यूल ऊपर चले जाएगी. समझ लो, क्या काइनेटिक एनर्जी है? हाँ है. मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी है. ये देखो, अभी समझो, ये पेन है हमारी सिस्टम में. तो अगर पेन यहां से यहां भाग रहा है तो काइनेटिक एनर्जी तो है ना, काइनेटिक एनर्जी है. अब सिस्टम ही भाग रही है फिर भी काइनेटिक एनर्जी है, और सिस्टम के पार्टिकल भाग रहे हैं फिर भी काइनेटिक एनर्जी. समझ रहे हो? अगर इसमें से कुछ ही पार्टिकल, समझो हमने थर्माकोल लिया, सिस्टम है हमारी, और थर्माकोल के कुछ पार्टिकल हमने निकाले, ऐसे फूंक दिया, तो कुछ ही पार्टिकल भाग रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें काइनेटिक एनर्जी है. काइनेटिक एनर्जी है. पोटेंशियल एनर्जी है. सिस्टम एक लेवल पर है हाइट के, तो mgh तो है, mgh है. उसके बाद हीट एनर्जी, अब हम इसको दे रहे तो हम थर्मल कहेंगे उसको. हम क्या कहेंगे उसको?
थर्मल कहेंगे। उसके बाद मॉलिक्यूल अगर रोटेट हो रहे मॉलिक्यूल क्या हो रहे, रोटेट हो रहे, तो रोटेशनल एनर्जी भी है। अगर मॉलिक्यूल रोटेट हो रहे तो हम क्या कहेंगे, रोटेशनल एनर्जी है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक फोर्स है, यानी कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक एनर्जी है। उसके बाद ये पानी में जो भी केमिकल बदलाव हो रहे हैं, कुछ तो होगा ना, पानी को आप गर्म करोगे, कुछ डालोगे उसके अंदर, तो कुछ तो बदलाव होगा, यानी कि कुछ तो बनेगा, तो केमिकल एनर्जी है। प्लस यहां लिखता हूं आगे, तो क्या है बेटा, केमिकल एनर्जी है। ट्रांसलेशनल एनर्जी है, ट्रांसलेशनल ड्यू टू ऑफ वाइब्रेशन मॉलिक्यूल, वाइब्रेशनल एनर्जी भी है, वाइब्रेशनल एनर्जी, मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी हो रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ गया तो मॉलिक्यूल वाइब्रेट हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ने के बाद। तो इतनी सारी एनर्जी अभी सिस्टम में है, अभी फिलहाल सिस्टम में इतनी सारी एनर्जी है, तो सम ऑफ दी ऑल एनर्जीज एसोसिएटेड, उसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, सम ऑफ ऑल एनर्जी एसोसिएटेड इन द सिस्टम। क्या बेटा, सम ऑफ ऑल एनर्जी एसोसिएटेड इन द सिस्टम। अगर इस सिस्टम की हम इंटरनल एनर्जी निकालना चाहे तो सभी बच्चों की अपनी अपनी एनर्जी का क्या समेशन करने के बाद इस सिस्टम की आएगी। समझ लो, आप तो मॉलिक्यूल हो, आप कौन हो, मॉलिक्यूल, और आपकी एनर्जी यानी सिस्टम की एनर्जी। समझ रहे हो, ये पूरे चार दीवार के अंदर जो जो मॉलिक्यूल बैठे हैं, सभी मॉलिक्यूल की अपनी अपनी एक एनर्जी जब हम समेशन करेंगे तो हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी। समझ रहे हो, इंटरनल एनर्जी। तो मैं इंटरनल एनर्जी के लिए फॉर्मूला लिख देता हूं कि क्या हो सकती है, अभी सिस्टम पर निर्भर है। देखो बेटा, अभी अगर सिस्टम में टेम्परेचर नहीं है तो हम हीट एनर्जी थोड़ी लेंगे, सिस्टम पर निर्भर करता है कि उसमें कौन सी एनर्जी होनी चाहिए। ओके, सपोज एग्जांपल के तौर पर इंटरनल एनर्जी E इज इक्वल टू हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी, हो सकती है ट्रांसलेशनल एनर्जी। इसको ऐसे लिखता हूं ना, E के ई पीई, ई रोटेशनल, मॉलिक्यूल रोटेट हो रहा है, यहां से वहां तक भागते भागते ऐसा भी रोटेट हो रहा है ना, मॉलिक्यूल खुद को भी रोटेट कर रहा है मॉलिक्यूल। ई रोटेशनल एनर्जी, ई ट्रांसलेशनल एनर्जी, प्लस ई वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेट हो रहा है। ई अगर होगी हीट तो हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी। ओके, अलग अलग टाइप की एनर्जी, ठीक है। ई केमिकल एनर्जी। तो इस तरह से अगर सभी एनर्जी का समेशन करेंगे तो हम उसे कहेंगे इंटरनल एनर्जी। क्या कहेंगे हम, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी ये स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी हमने देखा था ना, इंटरनल एनर्जी इज स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन की मीनिंग क्या होती है, एक होता है पाथ फंक्शन, एक होता है स्टेट फंक्शन। इनिशियल और फाइनल पर निर्भर है, इनिशियल और फाइनल पर निर्भर है, ना कि कौन से पाथ पर जा रही है। ओके, तो उसे कहेंगे स्टेट फंक्शन। और ये इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इंटरनल एनर्जी इंटेंसिव कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो, वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी, वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। ये संभव है नहीं कि हम इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकालें। हालांकि हमें पता है कि हर्षवर्धन सर अभी बात कर रहे हैं तो साउंड एनर्जी भी है ना, साउंड एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, यहाँ पे वाइंड एनर्जी है, सभी एनर्जी का एसोसिएशन निकालेंगे और समेशन करेंगे, ये पॉसिबल है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, डेल्टा ई निकाल सकते हैं। बेटा क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा। इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड ओनली एनर्जी, सो हमें क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना पड़ेगा। यानी कि इंटरनल एनर्जी फाइनल माइनस इंटरनल एनर्जी इनिशियल। समझ रहे हो, हम चेंज निकाल सकते हैं, हम एनर्जी को नहीं निकाल सकते।
हालांकि ये एसोसिएशन है, पता है कौन सी एनर्जी, ये भी पता है, मगर हम ले नहीं सकते, इसलिए हमें क्या लेना चाहिए, डेल्टा ई लेना चाहिए। ओके, डेल्टा ई से फाइंड कर सकते हैं हम, ना कि अकेली एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलो लिख लो। इंटरनल एनर्जी द स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है। क्यों है? देखो सपोज स्टेट ए कन्वर्टेड इनटू स्टेट बी, तो यहां पे प्रेशर P1 होगा, वॉल्यूम V1 होगा, टेम्परेचर T1 होगा। ओके, अगर इस यहां से यहां तक की बात की जाए तो पाथ फर्स्ट है। इंटरनल एनर्जी सॉरी स्टेट फंक्शन क्या होता है? जो डायरेक्ट डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पे, ना कि किस तरह से रिएक्शन कैरिड आउट हुई है। ओके, तो ए का कन्वर्शन हुआ बी में, और अगर इस तरह से ए का कन्वर्शन इधर से भी बी में होता है, सेकंड पाथ से, देखो यहां से भी पाथ सेकंड, मगर फाइनल वैल्यू है जहां पे चेंज हो रहा है P2 V2 T2, यानी टेम्परेचर बदलेगा, वॉल्यूम बदलेगा और प्रेशर भी बदल रहा है। मगर इस तरह से अगर जाएंगे, देखो अभी पाथ फर्स्ट जाएंगे हम, पाथ फर्स्ट की बात करेंगे, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा मेरा? डेल्टा V इज इक्वल टू इनिशियल टू फाइनल। तो इनिशियल क्या है बेटा? इनिशियल V1, फाइनल V2, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो अब फाइनल क्या है? डेल्टा V इज इक्वल टू फाइनल V2 माइनस V1। अगर मैं पाथ सेकंड के लिए लूं, देखो बेटा पाथ सेकंड, अब पाथ सेकंड के लिए लिया, तो पाथ सेकंड के लिए फाइनल वॉल्यूम क्या है? V2, इनिशियल वॉल्यूम क्या है? V1, तो डेल्टा V की क्या वैल्यू आएगी? V2 माइनस V1। तो क्या कोई बदलाव आया? दो अलग अलग रास्तों से रिएक्शन कैरिड आउट हुई, तो बदलाव नहीं आया। या फिर प्रेशर के लिए लो, तो यहां भी P2 माइनस P1, इस साइड में भी P2 माइनस P1, अगर T2 माइनस T1, यहां भी T2 माइनस T1, तो कोई बदलाव आने वाला है नहीं। यानी कि डेल्टा T की वैल्यू, डेल्टा P की वैल्यू, डेल्टा V की वैल्यू बदलने वाली है नहीं। या नंबर ऑफ मोल भी लिए तो डेल्टा N की वैल्यू बदलने वाली है नहीं, इसलिए इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। समझ में आ गया? चलो लिख लो। इंटरनल एनर्जी इन साइक्लिक प्रोसेस। अब देखो साइक्लिक प्रोसेस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे, सपोज ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, ए का रूपांतरण हो गया है बी में, ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, और बी का कन्वर्जन हो गया है बेटा सी में, बी का सी में, सी का डी में, और डी फिर कन्वर्ट हो गया है ए में। तो इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस से घूम फिर कर वहीं पे आ गए। तो ये की इंटरनल एनर्जी थी E1, प्रेशर था P1, टेम्परेचर था T1, वॉल्यूम था V1, नंबर ऑफ मोल्स थे N1। समझ रहे हो? अब यहां से यहां गए, ये बन गया E2, ये बन गया E3, E4, और फाइनल में जाने के बाद E5। मगर फाइनल E5 उतना ही है, E1 इतना। समझ रहे हो? तो अगर मैं चेंज निकालू, चेंज डेल्टा E इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, तो बेटा फाइनल माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी सेम आने वाली है। इसका मतलब डेल्टा E इज इक्वल टू 0 आने वाला है। इसका मतलब साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट होती है। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कितनी होती है? कांस्टेंट इंटरनल एनर्जी। सो डेल्टा E की वैल्यू आएगी 0, राइट? कहा? साइक्लिक प्रोसेस में। क्यों? इनिशियल भी उतना और फाइनल, ये देखो घूम फिर के कहां जा रहे हैं? वहीं पे। ओके, तो उतना ही आएगा, तो चेंज आएगा ही नहीं। बदलाव कब आएगा? इनिशियल टू फाइनल। अगर अलग अलग होगा तो, है ना? या फिर देखो इनिशियल यहां है और फाइनल जा रहा है यहाँ पे, तो बढ़ गया। इनिशियल यहां है तो फाइनल जा रहा है यहाँ पे, चेंज हो गया। अब इनिशियल घूम फिर कर फिर बन रहा है फाइनल, यहां से घूम फिर कर बन रहा है फाइनल, तो बदलाव आने वाला
नहीं है। तो साइक्लिक प्रोसेस में याद क्या रखना है, साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी होती है जीरो, डेल्टा ई चेंज इन इंटरनल एनर्जी होती है जीरो, यानी कि साइक्लिक प्रोसेस में वो होती है कांस्टेंट। आपको ध्यान रखना है। ओके, समझ में आ गया? चलो लिख लो। देखो आज क्या पढ़ा बच्चों, इंटरनल एनर्जी। अब इसको आप लास्ट में अभी क्या कर रहा हूं, राउंड अप कर रहा हूं। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज नथिंग बट क्या होती है, ऑल एनर्जी एसोसिएटेड इन अ सिस्टम। सिस्टम में जितनी भी एनर्जी है उसको क्या कहेंगे हम, इंटरनल एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय लेटर कैपिटल ई और कैपिटल यू। तो ई इज इक्वल टू आएगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, जितनी एनर्जी है उतनी एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है या पाथ फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। और इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी की वैल्यू हम निकाल नहीं सकते, इसलिए हम क्या लेते हैं, डेल्टा ई, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, E2 माइनस E1। तो E2 माइनस E1 अगर स्टेट फंक्शन है तो क्या हम पाथ फर्स्ट से जाए या फिर पाथ सेकंड से जाए, दोनों की वैल्यू कैसे आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। मगर साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कितनी होती है, अगर साइक्लिक प्रोसेस है तो इंटरनल एनर्जी होती है जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, तो इसको कहते हैं कांस्टेंट, साइक्लिक प्रोसेस में कांस्टेंट। तो ये बन गया हमारा आज का पीटीआर। ओके, समझ में आ गया? चलो क्लोज कर दो।